हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन ग्रुप। आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूं। और यकीन कीजिए, इसको प्रैक्टिस करने के बाद में आपको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से संबंधित किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी परीक्षा में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आज हम लोग 40 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है। देखिए, मैं हर क्वेश्चन के बाद में आपको 4 से 5 सेकंड का आपको समय दूंगा। इतने समय में आपको ठीक कर लेना है, आपको सोच लेना है और कमेंट करके बताना भी है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए और अपने दिमाग में बनाइए, अपने कॉपी कलम पे बनाइए और मुझे कमेंट कीजिए। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। भाग 5 में है, ठीक है। भारतीय प्रेसिडेंट के बारे में भाग 5 में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। जल्दी जल्दी फटाफट सोचिए आप लोग। चलिए इसका आंसर हो जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, पिछले क्लास में बताया था। जिन लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं सुना हो उनसे निवेदन है कि वो पिछला लेक्चर जरूर सुने, तभी वो क्वेश्चन कर पाएंगे। उसमें मैंने संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था का विचार, सर्वोच्चता, सब कुछ मैंने बताया था। चलिए आगे देखते हैं, भारत में कार्यपालिका शक्ति का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। क्या इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है। देखिए, वैसे राष्ट्रपति का उल्लेख तो बहुत सारे अनुच्छेद में है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। आगे देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान में संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित किया गया है। मतलब संघीय शासन व्यवस्था में, जैसे भारत सरकार में, केंद्रीय सरकार में जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित किया गया है। देखिए, यहाँ संवैधानिक नहीं पूछा है, गौर कीजिएगा। यहाँ संवैधानिक नहीं, यहाँ सिर्फ पूछा कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। तो प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघ सरकार में मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम कौन करता है। फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग, देखिएगा आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम कौन करता है। ये करता है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, भारत के संघ सरकार में लोकसभा एवं राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का काम कौन करता है। अब देखिए, यहाँ है संघ सरकार में लोकसभा और राष्ट्रपति के मध्य, यहाँ था मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के मध्य। तो गौर से सोचिएगा आप लोग, ये बहुत बार पूछा है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए किस अनुच्छेद में निर्वाचक मंडल का उल्लेख किया गया है। मैंने पिछले क्लास में बताया था आप लोगों को, जिन लोगों ने देखा होगा उन लोगों को पता होगा। अनुच्छेद 54। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल किया जाता है। फटाफट, इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 55। आप लोगों को मैं बता दूं कि राष्ट्रपति से संबंधित हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और उम्मीद कीजिए कि आप यकीन मानिए कि इन 40 प्रश्नों को करने के बाद में राष्ट्रपति से संबंधित जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो वो कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन का हल मैंने इसमें डाल रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रीति से किया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से, सी ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दी। जल्दी बताइए। चलिए इसका होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। इसका एक दूसरा नाम है हेयर पद्धति भी नाम कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश प्रख्यापित करता है। प्रख्यापित का मतलब होता है जारी करना, ठीक है। प्रख्यापित का मतलब है जारी करना। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। जल्दी बताइए।
इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, राष्ट्र सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी करता है। जब आपातकाल लागू हो या फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो तो वो राष्ट्र सूची के विषय पर भी जारी कर सकता है अध्यादेश। इसलिए ये कोई मत सोचिएगा कि राष्ट्र सूची के विषय पर कैसे करेगा यार, ये तो संघ सरकार के संघ सूची के विषय पर करता है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी, ये गलत है क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि किस कंडीशन में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाएगा, वो आगे हम लोग बात करेंगे। किसके द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद पटल पर प्रस्तुत करवाया जाता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश लाया जाता है? अनुच्छेद 121, 122, 123, 125। फटाफट बताइए, ये तो बहुतों बार पूछा गया है भाई। अनुच्छेद 123, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अध्यादेश संसद सत्र में लाया जाता है। अगला है, जब कोई सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश लाया जाता है। जब कोई एक सदन सत्र में न हो तब भी अध्यादेश लाया जाता है। ऑप्शन बी और सी दोनों। फटाफट, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 16 नंबर। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है? देखिए बहुतों बार पूछा है, जो लोग दिए होंगे, जो लोग पढ़े होंगे वो जानते होंगे, चलते ध्यान से बनाइएगा। इसका हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को किस अनुच्छेद के अधीन मनोनीत किया जाता है? ये देखिए अनुच्छेद पूछ लिया है, किस अनुच्छेद के अधीन, ये देखिए किस अनुच्छेद के अधीन पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। इसका हो जाएगा अनुच्छेद 331 के अधीन। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही होता है। जिनका 70% से एवं सही होता है वो मान के चलिए उनकी तैयारी अच्छी है, और जिनका उससे कम होता है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए, मैं डेली आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज में क्वेश्चन आंसर तैयार करूँगा और अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों का बिना किताब पढ़े मैं आप लोगों को तैयारी करवा सकता हूँ, ठीक है। और यकीन मानिए इसको देखने के बाद में आप बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, या फिर बिहार दरोगा हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम हो, आप और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं करेंगे। ओके, इसी प्रकार से मैं अगला क्वेश्चन भी लाऊंगा, सॉरी अगला सेट भी लाऊंगा। अगला सेट हमारा फंडामेंटल राइट से संबंधित होगा, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं यहाँ पे कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। कहाँ? राज्यसभा में मनोनीत की बात हो रही है। तो देखिए इसमें कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है बताइए। देखिए एक्चुअली 12 किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंटिंग एरर हो गया है हमारा, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे इसको 12 कर लीजिए, ठीक है। सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे 12 होगा, वो बाई मिस्टेक 11 हो गया है, ठीक है। तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ 12, यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? फटाफट आप लोग देखिए इसको, कौन सा कथन सत्य होगा भाई। तो देखिए राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, राष्ट्रपति प्रत्येक निर्वाचन के बाद संसद को संबोधित करते हैं। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति समेकित रूप में संसद को संबोधित करते हैं। ऑप्शन डी, ए और बी, ए बी सी तीनों। बताइए। चलिए इसका ऑप्शन डी होगा भाई। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक निर्वाचन के प्रथम सत्र को, यानी प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात और प्रत्येक सत्र में प्रथम दिन राष्ट्रपति का ही तो अभिभाषण होता है। खैर कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है, कौन करता है? फटाफट बताइए। तो देखिए इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। ओके, आगे देखते हैं, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बहुतों बार पूछा गया, अगर किसी की गलती होती है तो समझ लीजिए बहुत दिक्कत हो रही है उनके साथ। ये नियुक्त करता है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये भी करता है राष्ट्रपति। देखिए ये कार्यपालिका शक्ति है। राष्ट्रपति की हम लोगों ने बात की थी पिछले क्लास में कार्यपालिका शक्ति के बारे में, तो ये कार्यपालिका शक्ति की शक्ति है, ठीक है, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए बताइए फटाफट बताइए। अनुच्छेद 72 में है, ठीक है। अनुच्छेद 74 में क्या है? मंत्रिपरिषद का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 78 में बताया गया प्रधानमंत्री के बारे में कि राष्ट्रपति जो भी सूचना मारेगा, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत जो है ना, वो हम लोग पीछे हम लोगों ने बात की थी मंत्रिपरिषद,
और मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के संबंधों के बारे में उसमें मैंने बताया था। राष्ट्रपति को कितने प्रकार की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, फटाफट बताइए। देखिए यहाँ मैंने स्पेस देना जरा सा भूल गया हूँ, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। राष्ट्रपति को कितने प्रकार के क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 5। क्षमादान की शक्ति के अंतर्गत लघुकरण क्या है, फटाफट बताइए। लघुकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति के समाधान की शक्ति में आर्टिकल 72 में दिया गया है ना, लघुकरण, परिहार, प्रविलंबन, विराम, ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। इसका हो जाएगा लघुकरण में सजा की प्रकृति को कम करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, तो किसकी प्रकृति को बदल करके उसको 10 वर्ष का कारावास या 20 वर्ष का कारावास ऐसे दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान के अंतर्गत परिहार की शक्ति क्या है। देखिए अभी मैंने बात किया था परिहार, और परिहार आ गया, जल्दी सोचिए। परिहार के अंतर्गत क्या होता है, सजा को कम किया जाता है, सजा की प्रकृति को नहीं बदला जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 साल का कठोर कारावास मिला हुआ है, तो उसको कम करके 4 साल कर दिया जाए, लेकिन कठोर कारावास ही होगा, सादा कारावास नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सहायता से क्षमादान की शक्ति का उपयोग करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्षमादान की शक्ति के प्रयोग में क्रमिकता का पालन अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, जल्दी बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है, VVI किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है ये, फटाफट सोचिए भाई आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्षमादान के अंतर्गत विराम क्या है, बताइए जल्दी। देखिए मैंने बोला था ना कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हो मैं सबको यहाँ पे डाल दूंगा, और इसको करने के बाद में किसी परीक्षा में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ऐसे ही मैं अगले क्लास में फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ऐसे ही करके पॉलिटी कंप्लीट करवा दूंगा, ज्योग्राफी करवा दूंगा, हिस्ट्री करवा, जो मेजर पोर्शन है जहाँ से करीबन किसी भी एग्जाम में एवरेज 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। क्षमादान के अंतर्गत विराम क्या है, बताइए। विराम के बारे में पूछा गया है, देखिए विराम ये हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेष परिस्थिति में सजा को कम करना। अगला क्वेश्चन है 27, अनुच्छेद 356 क्या है। देखिए ये आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति के, प्रेसिडेंट का जो है ना वो इमरजेंसी पावर है ये। 356 क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन 5 वर्षों तक लागू था, फटाफट बताइए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 300, ये 2 बार हो गया है, इसको एक इरेज कर दीजिएगा। अनुच्छेद 356 लागू होने के पश्चात 2 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल सिफारिश कर सकता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, जल्दी बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये आजकल तो ट्रेंड ही हो गया है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य ही है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है भाई। तो देखते हैं ऑप्शन ए 356 राष्ट्रीय आपातकाल है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध के आधार पर की जा सकती है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा बाह्य आक्रमण के आधार पर भी की जा सकती है। तो देखिए यहाँ गौर कीजिएगा, हालांकि इसका ऑप्शन में बता देता हूँ आंसर। इसका क्या पूछा है, क्वेश्चन देख लेते हैं, सत्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे असत्य होना चाहिए, सत्य नहीं, यहाँ पे सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ऑप्शन बी जो है ये 44वें संविधान संशोधन के बाद में इसको हटा दिया गया। इसमें एक टर्म था आंतरिक विद्रोह, आंतरिक विद्रोह की जगह पे ला दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। अब क्या कर दिया गया है संविधान में, सशस्त्र विद्रोह। मतलब कि अब आंतरिक विद्रोह के आधार पर आपातकाल को लागू नहीं किया जाएगा। अब किसके आधार पर लागू किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के मामले में, यानी जब तक हथियार नहीं उठाएगा देश के लोग हथियार नहीं उठाते हैं तब तक आपातकाल लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं आप लोग, ये 44 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, ऐसे मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया भी था। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, देखिए यहाँ आ गया ना, संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक विद्रोह की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया है।
बिल्कुल सही। आपातकाल की कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपातकाल लागू होने के 1 महीने के अंदर संसद द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फटाफट सोचिए, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखते हैं। ऑप्शन ए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार खत्म हो जाता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन होता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 358 और 359 है। उपयुक्त में से कोई नहीं, जल्दी बताइए। देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल अधिकार खत्म नहीं होता है। यहाँ जो लिखा हुआ है ना, खत्म, खत्म नहीं होता है, ये निलंबन होता है इसका। देखिए, निलंबन होता है, मतलब मूल अधिकार तो आपका रहेगा, लेकिन आप उसको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यहाँ पे रंगराज हो गया है, माफी चाहूंगा, यहाँ पे संघराज्य होगा। यहाँ पे क्या होगा? संघराज। संघराज यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए आगे कौन सा कथन सत्य है। संघ राज्य का शक्ति विभाजन बना रहता है। यह आपातकाल की बात हो रही है, ठीक है, आपातकाल के दौरान। एक्चुअली टाइपिंग एरर हो गया है, आपातकाल से संबंधित है ये, ठीक है। संघ राज्य का शक्ति विभाजन समाप्त हो जाता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल को कभी भी वापस लिया जा सकता है, बशर्ते 1/10 सदस्य अनुरोध करें और सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित हो। देखिए, इसका आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऑप्शन डी होगा। वित्तीय आपात से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? फटाफट आप लोग देखिए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वित्तीय आपात का समापन संसद द्वारा होता है। फटाफट पढ़िए और आंसर दीजिए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद द्वारा नहीं होता है भाई, ये राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान राजसूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के संबंध में दिशा निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगला ऑप्शन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए सभी मामलों पर सुझाव देता है। देखिए भैया, ये ऑप्शन डी गलत होगा। सभी मामलों पर देने के लिए सुझाव बाध्य नहीं है सर्वोच्च न्यायालय। ये सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक मामला अगर हो तो उस पर राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य होता है। पिछले क्लास में मैंने बताया है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति को कुछ आयोग नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। 309 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यहाँ शक्ति होगा, शक्ति होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, शक्ति का प्रयोग। जल्दी बताइए आप लोग, फटाफट पढ़िए और बताइए। कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, कुछ आयोग नियुक्त करने की 309 जो शक्ति प्राप्त है वो राष्ट्रपति द्वारा यूज किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ये बहुत बार पूछा गया है भाई, और अभी भी पूछा जाएगा। देखिए, इसका ऑप्शन डी गलत है। यहाँ मैंने क्या कहा है, विचार करने के लिए कहा है, यानी जो एक सत्य होगा या एक असत्य होगा उसको चुनना है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रदान करता है? फटाफट सोचिए। उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 67 के तहत लाया जाता है। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है। महाभियोग का प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। जल्दी सोचिए, इसका सिर्फ एक ही सही है, ये अनुच्छेद 67। देखिए, राष्ट्रपति पे जब भी महाभियोग की बात आएगी तो आप याद रखिए कि ये संवैधानिक मामला में, उल्लंघन के मामले में आता है। जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तब उसके ऊपर महाभियोग लाया जा सकता है, ठीक है। वो भी कहाँ लाया जाएगा? तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ओके, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य है? देखते हैं भाई कौन सा सत्य है। जल्दी जल्दी पढ़िए आप लोग और आंसर दीजिए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर
सहमति दे सकता है, ये तो आपको पता ही है, सिग्नेचर उन्हीं के पास जाता है अंतिम में। किसी विधेयक पर सहमति को रोक सकता है, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु कितने भी बार राष्ट्रपति लौटा सकता है। जल्दी से बताइए। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गलत है। एक ही बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। दोबारा जब राष्ट्रपति के पास दिया जाएगा तो राष्ट्रपति को परमिशन देना अनिवार्य होगा, ठीक है। तो देखिए आज हम लोगों ने बात किया प्रेसिडेंट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यकीन मानिए आप लोग जब इसको कर लेंगे, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ रहे हैं आप लोग बातों को? एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा। इस चलते आप लोग वीडियो को पॉज करके भी, आप लेक्चर को पॉज करके भी देख सकते हैं, या अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी समस्या के लिए। एजुकेशन से संबंधित समस्या है, और कोई समस्या नहीं, ठीक है। मेरा नंबर है 9693269364। थैंक यू वेरी मच।